और इसीलिए हम कह रहे हैं युवा पीढ़ी से कि आप आकर अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को कम से कम डिजिटली लिटरेट तो कीजिए। और हेल्पेज इंडिया की तरफ से ये अभियान तो 4-5 साल से चला आ रहा है। हम लोग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पूरे भारत भर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, जैसे कि ये रिपोर्ट आपने जारी की है, इसमें आपने शुरुआत में कहा था कि कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिनके बारे में जानकारी इन बुजुर्गों को नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार को और राज्य सरकार को कौन सी पॉलिसीज़ लानी चाहिए इनके हित में, और लोगों तक कैसे पहुँचनी चाहिए? इनके हित के लिए और कौन सी पॉलिसीज़ आनी बाकी है तक पहुँचने वाली? देखो, सबसे बड़ी बात है कि जैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे एक्ट के बारे में बताया गया है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इस बारे में भी बात की है। क्योंकि जब एल्डर एब्यूज़ के बारे में यहाँ पर कहा गया, हमने बात की, तो ये जो रिड्रेसल की बात जब हमें कई बुजुर्गों से पूछा कि ऐसे हेल्पलाइन है या फिर कोई कायदे कानून है, पॉलिसीज़ है क्या, इसके बारे में भी देखा गया कि बहुत सारे बुजुर्गों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज इस रिपोर्ट का फ़ायदा ये होने वाला है, ये आप सब मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा तो लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस भी है, बहुत सारे कायदे भी है, इसके बारे में जानकारी होगी। सरकार को भी पता चलेगा ये गैप्स क्या है, इस गैप के बारे में हमें कुछ ना कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ा काम है। तो पहले अवेयरनेस होगा और उसके बाद इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की बात सबसे बड़ी है, सामने आई है। तो सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस हम ला सके जहाँ मैक्सिमम बुजुर्गों को डायरेक्टली कवर किया जा सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो ये दो चीज़ें बहुत सामने आने वाली है। निर्मला जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आज आप सकती है 40% तक बुजुर्ग ये करें कि हाँ हमें काम करने की इच्छा है और हम जब तक काम करना चाहते जब तक हम काम कर सके, लेकिन कुछ जगह पे उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, कुछ जगह पे उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। ये भी चीज़ सामने उजागर आ रही है। लेकिन जैसे हमने देखा है रिपोर्ट में घरेलू हिंसा के बारे में भी है, Yes. तो क्या कितने बुजुर्ग जो है वो फिलहाल घरेलू हिंसा के अधीन हो गए हैं? अभी अगर ये रिपोर्ट अगर आप देखोगे, इस रिपोर्ट में ये कहा गया तकरीबन 59% बुजुर्गों के आसपास ये कह रहे हैं कि हाँ हमने ये अत्याचार बुजुर्ग हो रहा है ये देखा है, लेकिन उसमें से 10% बुजुर्ग कह रहे कि हम उसके शिकार हैं। 10% बुजुर्ग ने एक्सेप्ट किया कि हम उसके शिकार हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात आज सामने उजागर ये आई है, क्योंकि गए कितने सालों में जब हम कह रहे थे कि अत्याचार आपके ऊपर कौन कर रहा है, कौन आपको परेशान कर रहा है, तो कई बार बेटा या बहू के नाम आते थे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो आया है वो रिश्तेदारों का नाम आया है। पहले नंबर पर है रिश्तेदार, उसके बाद बेटा और उसके बाद बहू। तो ये ऐसे आंकड़े सामने आए। लेकिन हाँ, अत्याचार हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट और निगलेक्ट, ये दो चीज़ें सामने उजागर हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक आंकड़ा है, मुंबई के स्तर पर एक आंकड़ा है, क्या मुंबई की स्थिति काफ़ी गंभीर है? मुंबई की स्थिति भी गंभीर है, लेकिन इतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 10% बुजुर्ग कहते हैं, नेशनल का आंकड़ा अगर देखता है तो वहाँ मुंबई की स्थिति में 9% आया, 1% कम है, लेकिन कम है, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी ऐसी बात है, डिजिटल माध्यम से आपने बोला है कि बहुत सारे लोग स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते, लेकिन बुजुर्ग जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, क्या वहाँ से उनकी प्रताड़ना होती है, क्या उनको फंसाया जाता है जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं? ऐसे कुछ आंकड़े आए हैं सामने? ऐसे डायरेक्ट आंकड़े हमारे पास आए नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि बुज़ुर्ग लोग आजकल डिजिटली भी सीखना चाहते हैं और जो हम देख रहे हैं, लेकिन कई बुज़ुर्गों ने ये भी, हमने बातचीत के दौरान ये पता चला है कि जो डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी जगह उन्हें फंसाया गया है, बहुत सारे लोगों के पैसे भी गए हुए हैं। तो क्राइम जो हम कहते हैं, तो ये भी चीज़ हुई है, लेकिन उसके एग्जैक्ट आंकड़े अभी सामने नहीं है। लेकिन बातचीत के दौरान कुछ लोगों ने ये बात कही है, क्योंकि बात दरअसल ऐसे ना, ये बुजुर्ग लोग अपने आप सामने आकर ये बात बहुत कम कहते हैं, लेकिन ये चीज़ उनके साथ भी हो रही है। अब डिजिटल लिटरेसी की अगर बात करें, डिजिटल लिटरेसी की, तो ये भी देखा गया है कि आईफोन बहुत सारे बुजुर्ग लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे 48% दे से दे आर गुड एट यूजिंग स्मार्ट, हाउएवर 34% आर यूजिंग यूजर्स सेड दे नीड समवन टू टीच देम। यानी हमारे पास आईफोन है, लेकिन हमें कोई सिखाने वाला चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं युवा पीढ़ी से कि आप आकर अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को कम से कम डिजिटली लिटरेट तो कीजिए। और हेल्पेज इंडिया की तरफ से ये अभियान तो 4-5 साल से चला आ रहा है। हम लोग डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम पूरे भारत भर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सर, जैसे कि ये रिपोर्ट आपने जारी की है, इसमें आपने शुरुआत में कहा था कि कई सारी पॉलिसीज़ हैं जिनकी ओके, आप सभी जानते हैं कि 15 जून, पहले हिंदी में बोलूँ अंग्रेजी में? हिंदी में। 15 जून आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़
डे के नाम से ये मार्क किया जाता है, यानी कि बुज़ुर्गों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या उनकी जो प्रताड़ना हो रही है उस बारे में जन जागृति करने का ये दिन है। इसी के तहत हेल्पेज इंडिया गए 8 साल से पूरे भारत भर में सर्वे कंडक्ट करती है, रिसर्च करती है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि बुज़ुर्गों के ऊपर जो अत्याचार, उनकी प्रताड़ना हो रही है वो वाकई में कैसी हो रही, क्या हो रही है। गए 2 साल में अगर आपने देखा होगा, पिछले 2 साल में पेंडेमिक की वजह से बहुत कुछ तहस महस हो चुका है। उस समय भी हमने ये सर्वे कंडक्ट किया था, लेकिन जब ये पेंडेमिक ख़त्म होने जा रहा है और अभी धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही है, तो ऐसे में बुज़ुर्गों का क्या ख्याल है, उनके ऊपर आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा तथा उनके आय के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर इसके कुछ परिणाम दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ये जानने के लिए हेल्पेज इंडिया ने तकरीबन 22 शहरों में ये सर्वे कंडक्ट किया है। और ये सभी 22 शहर जो है ये सभी स्टेट के कैपिटल्स है और वहाँ हमने 200 सीनियर सिटीज़न यानी 200 बुज़ुर्ग और 100 उनके केयर गिवर में उनके फैमिली मेम्बर्स भी आए, बेटा बेटी या बहू का या पोते का ये, या फिर उनके सर्वेंट भी आए कि जो अकेले रहते हैं तो उनके मेड सर्वेंट वो भी उसमें आए। तो ऐसे तकरीबन 300 लोग हर एक सिटी में से हमने उनसे बात की है और जो बातचीत उन्होंने की है उस बातचीत का जो भी ब्यौरा सामने आया है वो एक रिपोर्ट के माध्यम से आज हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं और उसका टाइटल दिया है ब्रिज द गैप, अंडरस्टैंडिंग एल्डर नीड्स। ये ब्रिज द गैप इसीलिए है दोस्तों क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी कि जहाँ पर गैप्स दिखाई दे रही है, हेल्थ रिलेटेड हो। पूछा जाए कि पिछले साल या फिर 2 साल के करीबन में आज की क्या स्थिति है बुजुर्गों की, क्या उनके ऊपर जो अत्याचार है आज भी हो रहा है या फिर उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, फाइनेंशियली कहिए या फिर हेल्थ वाइज कहिए, तो क्या कहना चाहेंगे, अच्छी है या कैसी? अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो मैं ये कहूँगा ये अच्छा भी है लेकिन थोड़ा सा बुरा भी है क्योंकि ये मिक्स रिपोर्ट सामने उजागर आया है। जहाँ पर आज हम देख रहे हैं ये अर्बन एल्डरली की बात हो रही है, जहाँ पर तकरीबन 72 से 78% बुज़ुर्ग लोग अपने फैमिली सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 59% बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ क्वालिटेटिव टाइम बिता नहीं पा रहे। यानी बच्चों के साथ रह रहे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, सब फैमिली मेम्बर के साथ है, लेकिन समय कोई उन्हें दे नहीं रहा है। ये एक बात है। दूसरी बात हमने ये भी देखी है कि जहाँ बच्चे लोग उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन ये भी सामने आ गया है कि बहुत सारे बुज़ुर्गों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जबकि आज इस उम्र में और उसमें तो 80+ जितने बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। 40% तक बुज़ुर्ग ये करें कि हाँ हमें काम करने की इच्छा है और हम जब तक काम करना चाहते। तो क्या कहना चाहेंगे, बीएमसी को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बुजुर्गों के? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जो मेरी मन की बात थी, क्योंकि मुंबई में अगर मुंबई महानगर पालिका एक ऐसा एक इतना अच्छा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जिसमें मुंबई महानगर पालिका बुज़ुर्गों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। और हमने ये अपील की है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो और जो एजेंडा रहेगा उसमें बुज़ुर्गों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, इसके लिए हमने एक अभियान चलाया है और सारे जो सीनियर सिटीज़न ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा किया है। सबसे पहले जैसे जेरियाट्रिक्स और जेरेंटोलॉजी की जो स्पेशल मेंटल नीड्स है वो मुंबई महानगर पालिका के स्तर पे हर वार्ड में होनी चाहिए। हम मुंबई महानगर पालिका एक कमेटी जो है, जैसे हेल्थ कमेटी होती है, महिला बाल कल्याण कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थापत्य इम्प्रूवमेंट कमेटी होती है, इस तरह से ये सीनियर सिटीजन्स के लिए ये कमेटी स्थापन करना बहुत ज़रूरी होगी। और उसमें 10% ऑफ द बजट मुंबई महानगर पालिका के सबसे पहला जो हमारा डिमांड रहेगा कि इट इज़ हैविंग थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ बजट, उसमें टैक्स पेयर मनी तो है सीनियर सिटीज़न का, लेकिन उनको वो मिलता नहीं है। वॉट एवर टैक्स दे पे उनको रीपेमेंट नहीं होता है उनका। तो इसलिए 10% ऑफ द बजट मुंबई महानगर पालिका इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, सीनियर सिटीजन्स होम, डे केयर सेंटर, डिमेंशिया सेंटर्स एंड जेरियाट्रिक केयर सेंटर्स के लिए निर्माण हो। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल उसमें 10 बेड्स उन्होंने सीनियर्स के लिए नहीं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली शुड बी फॉर सीनियर सिटीजन, इट शुड बी क्रिएटेड एज सीनियर सिटीजन हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन। ये होना चाहिए एक्सक्लूसिवली वार्ड वाइज, कम से कम 25 डे केयर सेंटर्स होने चाहिए इन एवरी फाइनेंशियल ईयर्स। ये हमने किया है। और ट्रेनिंग टू दी म्यूनसिपल काउंसिलर्स के पास अपना एक बजट होता है, लेकिन वो बजट ऐसे ऐसे आइटम्स पे स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन्स के जो आइटम्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर भी उनको अलाउ करना चाहिए स्पेंड करने के लिए।
तो मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका एक बेहतरीन काम मुंबई के बुज़ुर्गों के लिए कर सकती है। सबसे बड़ा है कि उनके पास बजट होता है, तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास ज़मीन है। सो ये सारी चीज़ों का नगर सेवक जो है, ये हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेस्ट वोटर्स है। आपने देखा होगा यंग जनरेशन वोटिंग करते हैं, उससे ज़्यादा पहले जो बुज़ुर्ग है वो वोटिंग करते हैं और करते आए हैं। दे फील दैट इट इज़ द राइट टू वोट। तो मुझे लगता